फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था जिस तरीका से स्लो हो रही है, भारत पर उसके क्या प्रभाव आने वाले हैं। क्योंकि जब भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था स्लो होगी, और अब की बार स्लो ही नहीं हुई है क्योंकि नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शन भी है, तो अब ये भारत के लिए कुछ अच्छे संकेत तो नहीं आ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, अमेरिका अर्थव्यवस्था की विकास दर 2026 की दूसरी तिमाही यानी कि क्वार्टर सेकंड में घट करके 1.5% रह गई है, जो कि पिछली तिमाही का 2.1% विकास दर से काफी कम है। यानी कि जो क्वार्टर वन में आई थी उससे भी कम हो गई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका तात्पर्य यह है कि अब अमेरिका भारत के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास करेगा। वो कहेगा कि जो फ्री ट्रेड डील है वो साइन कर लीजिए, क्योंकि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका जो वोटर, कोर वोटर जो है वो है वहां का एग्रीकल्चर यानी कि वहां का किसान। अब जो किसान है उसे वो अपीज करने के लिए दो तीन कार्य कर सकते हैं, जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं। सबसे पहले वो भारत पर ये दबाव बना सकते हैं कि देखिए, आप भारत जो जीएमओ क्रॉप्स होती हैं, जीएम क्रॉप्स जिसे हम बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं, उनको भारत के अंदर आने दीजिए। और दूसरा, वो ये कह सकते हैं कि अपना जो डेयरी जो सेक्टर है उसे अमेरिका के जो सेक्टर है उसके लिए खाली थोड़ा सा ओपन कीजिए, नहीं तो हम आपको जो WTO है वहां पर घसीटेंगे। तो ये सब कुछ वो कर सकते हैं। इसका जो दबाव है वो भारत पर जरूर आएगा। देखना, विशेषज्ञ और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है ये आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले हैं अमेरिका के लिए। ईरान के साथ चल रहे तनाव की वजह से बताया जाता है कि भाई ये जो है वो आई है क्योंकि सप्लाई चेन बाधित हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े, ये सब रीजन बता रहे हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन से ऊपर निकल गई हैं, जिनसे आम जनता का जो बजट है, वो कंपनियों की जो लागत है, वो दोनों बढ़ गए हैं। रिकॉर्ड व्यापार घाटा हुआ है क्योंकि 1 ट्रिलियन के आसपास इनका जो है वो घाटा चलता ही है, आप जानते हैं, तो उसकी वजह से भी है। अब सख्त टैरिफ जो नीति अमेरिका ने, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है कि इसका जो अर्थशास्त्री हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा ये जो बिना किसी उकसावे के लगातार टैरिफ लगाया गया, उसकी वजह से ये जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा और खतरनाक हो चुकी है अमेरिका के लिए। अब ये आंकड़े और देखेंगे आप, जैसे सरकारी खर्च की कमी जो है, यानी कि इस तिमाही में अमेरिकी सरकार के जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बड़ी गिरावट आई, जिसने जीडीपी के मुख्य आंकड़ों को नीचे खींचने का काम किया है। देखिए, लेबर मार्केट, रोजगार में सुस्ती आई है, 23,000 से ज्यादा जो नौकरी है उनकी कमी देखी गई थी। देखिए, एक सकारात्मक पहलू भी है इनका, वो मैं आगे बात करूंगा। जैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो 3.2% से मजबूत हुई है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका आपको मैंने पहले बताया था कि लगभग $1 ट्रिलियन का जो घाटा है वो अमेरिकन कंपनीज जो है उनको आया है। तो ये कारण है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये तो बात सही है, लेकिन सबसे खतरनाक बात है कि स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति है वो अमेरिका में देखी जा रही है। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है उसे समझिए। यह वह आर्थिक स्थिति है जिसमें धीमी आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी के साथ साथ लगातार ऊंची महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति बनी रहती है। क्या होता है? आर्थिक स्थिति धीमी होती है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो कम होगा, बेरोजगारी ऊपर जाएगी और साथ ही साथ में इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगा। तो ये दोनों स्थिति ऊपर जा रही है, इसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। वर्तमान में अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ऊर्जा संकट, भू राजनीतिक तनाव और जिसे हम कमोडिटी कीमत के कारण स्टैगफ्लेशन लाइट जैसे जोखिम मंडरा रहे हैं। हालांकि 1970 की जो मंदी थी, इस तरीके की जो भयावह स्थिति है वो तो अभी दिख नहीं रही है। स्टैगफ्लेशन क्या है? जैसे साधारण अर्थशास्त्र में महंगाई बढ़ती है और साथ ही साथ बेरोजगारी बढ़ती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, ऐसे कुछ कारण है। आर्थिक सुस्ती, जैसे जीडीपी की विकास दर धीमी हुई है, आपने देखा है क्वार्टर सेकंड में। बढ़ती बेरोजगारी, कंपनी का जो मुनाफा है वो घटना लगता है और लागत बढ़ने लगती है। नौकरी की जो आप जानते हैं कि छंटनी होने लगती है, लोगों को नौकरी से निकाला जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है, महंगी ऊंचाई यानी कि इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई बढ़ती है। क्या अमेरिका स्टैगफ्लेशन की स्थिति बन रही है? हाँ, कुछ तो ऐसा है कि भाई पूर्ण तो नहीं, लेकिन हाँ ये चिंताजनक जरूर बता रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे भारत के साथ में फिर क्या होने वाला है। अब देखिए, अमेरिका भारत के साथ में लगभग $50 बिलियन, कितना? $50 बिलियन 2025 में 58.2 बिलियन डॉलर के आसपास है का व्यापार घाटा है। होने वाला जो ये व्यापार घाटा है, हो सकता है अमेरिका कहेगा कि भाई आप हमारे साथ में सरप्लस में हो, इसीलिए हमारे लिए कुछ तो रायत करो, नहीं तो मैं आपको फिर टैरिफ लगाऊंगा, आपके लिए मार्केट को मैं अमेरिका की जो मार्केट है उसमें एक्सेस कम कर दूंगा आपकी, तो आप मेरे लिए कुछ करो, नहीं तो भाई आगे चुनौती होने वाली है। व्यापार घाटे का
मतलब यह कि अमेरिका भारत के सामान जो है और सेवाएं ज्यादा खरीदता है और हम भारत को वो कम बेचता है। यह अमेरिका का घाटा है, लेकिन भारत के लिए व्यापार अधिशेष है। सकारात्मक प्रभाव है फॉरेन रिजर्व और रुपए की मजबूती। अमेरिका से होने वाले यह अतिरिक्त कमाई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजर्व बोलते हैं, को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे वैश्विक संकट के समय भारतीय रुपए की स्थिति मजबूत मिलती है। घरेलू उद्योग और रोजगार का बढ़ावा। अमेरिका भारत के कपड़ा यानी कि जो टेक्सटाइल उद्योग लगातार इन्हीं पे तो टैरिफ लगाया था, आप जानते हैं। जेनेरिक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सेवा और कीमती जो रत्न होते हैं, आप जानते हैं कि ज्वेलरीज वगैरह पर ये एक टैरिफ लगा देता है और निर्यात बढ़ने से सेक्टर्स में लाखों नौकरियां पैदा होती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में धात। चीन के विकल्प के रूप में भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद और मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर रहा है। तो भारत भी सोचेगा यार कुछ तो करें, तो देखिए भारत पर दबाव आएगा। ये जो अमेरिका के अंदर जो इनका जीडीपी ग्रोथ है, अगर वो कम होता है तो उसके नकारात्मक इंपैक्ट भारत पाएंगे। अब देखिए टैरिफ और व्यापार युद्ध का खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस घाटे को कम करने के लिए भारतीय सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि पारस्परिक शुल्क, अतिरिक्त टैक्स लगाने की मांग सकता है, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट है वो अमेरिकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेबल रह नहीं जाएंगे। अगर दूसरे देशों के अगर वही प्रोडक्ट देखा जाए तो हमें फिर चुनौती मिलेगी। अब देखिए यहां पर 10 से 18% ला सकते हैं, 50% तक वो टेरिफाई कर सकते हैं, तो ये सब कुछ है। रूसी तेल और रक्षा आयात पर दबाव। अमेरिका अक्सर भारत पर दबाव बनाता है कि वे रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना बंद करें और जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनसे तेल खरीदें, तो जिससे ये जो व्यापार घाटा है ये कहीं ना कहीं अमेरिका का संतुलित होगा। सख्त व्यापारिक नियम। अमेरिका भारत के खिलाफ श्रम मानक यानी कि फोर्स लेबर, डेटा लोकलाइजेशन और बौद्धिक संपदा को लेकर के किसी तरीका के मतलब अड़ंगे डाल सकता है, डब्ल्यूटीओ में जा सकता है, इसे लेकर के ये सब कार्य है। आप देख सकते हैं कहां कहां हमारी समस्या है। आईटी और फार्मा। जेनरिक दवाएं 2028 तक अस्थायी राहत, जिसे निर्यात जारी रहेगा। द्विपक्षीय समझौता। भारत और अमेरिका इसी व्यापारिक तकनीक को कम करने के व्यापारिक द्विपक्षीय व्यापार समझौता, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये सारी की सारी कार्य तो हो रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अमेरिका के जो शेयर बाजार हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियां एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा है। लगभग 2 ट्रिलियन, जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि अमेरिकन कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगा था, लगभग $2 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन डॉलर 24 घंटे के अंदर ही ये साफ हो चुके थे मार्केट से। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक स्थिति का कारण हो सकता है कि जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर क्वार्टर सेकंड के अंदर इतना बड़ा जो गिरावट है वो देखने के लिए मिली है। गिरावट का मुख्य कारण क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनियों पर संकट, जैसे एंथ्रोपिक हो गया या ओपन एआई जैसी बड़ी एआई कंपनियों ने ऐसे एडवांस एआई एजेंट्स और टूल्स पेश किए जो कानूनी कोडिंग और सेल्स पर काम कर रहे हैं, जिससे लोगों की जो नौकरियां हैं वो जानी शुरू हो जाती है। जब आप जानते हैं कि नौकरी जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ रही है, तो वो स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद देखिए मुनाफे पर सवाल है। अल्फाबेट जैसा अमेजन हो गया, मेटा जैसी जो दिग्गज कंपनियां हैं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स बनाने पर पानी की तरह रुपया बहा रही है, डॉलर्स बहा रही है। निवेशक अब कंपनियों से पूछ रहे हैं कि भाई ये जो आपने पैसा खर्च किया है ये आएगा कैसे, रिकवर कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर जो बड़े जो टाइकून्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो तो अपना मुनाफा लेकर के निकल जाते हैं और पैसा डूबता है छोटे लोगों का, और ये जो कम छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए समस्या आती है। अब देखिए कम लागत वाले चीनी मॉडल, चीन के एआई स्टार्टअप्स कंपनियों ने बहुत ही कम लागत जैसे कि डीप सीक हो गया, अमेरिकी कंपनी जैसे बड़े एआई मॉडल बनाकर तैयार कर दिए हैं। इससे अमेरिकी जो टेक कंपनियां हैं उनकी जो मोनोपोली है उसको लगातार चुनौती मिल रही है, और वो ये सोच रहे थे कि हम जो बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कल हम इनको वापस कर लेंगे। वो स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जिसे हम एआई बबल बस्ट कहते हैं उसकी स्थिति हमें दिख रही है। नुकसान का पैमाना और मुख्य कंपनियां, अमेरिकी बाजार के सबसे बड़े समूह जैसे मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है, जिसमें एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, अमेजन, मेटा, ये सब मैग्निफिसेंट 7 के नाम से जाने जाते हैं, का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देखिए एनवीडिया की मार्केट कैप में बहुत बड़ी गिरावट जो है दर्ज की गई है, $5 ट्रिलियन के आसपास इसका सोचिए मार्केट कैप है, $5 ट्रिलियन। तो उसमें अगर $1 ट्रिलियन के आसपास अगर घाटा आता है तो एक बड़ा झटका लग सकता है। अब जेपी मॉर्गन में आप देखिए, ये जेपी मॉर्गन हो गया, ये बड़ी वित्तीय संस्थान कंपनी
है, ये एआई की पूरी तरीका से जो खत्म होना नहीं है, बल्कि ये मार्केट करेक्शन भी बताया जा रहा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग अंदाजा लगा रहे हैं इसको लेकर के। और क्या ऐसे कारण है कि जो अमेरिका के लिए ये सब स्थिति पैदा किए हैं, उसे देखना। और जब अमेरिका के लिए हुए तो भारत के लिए भी आनी है आज, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, आप देख सकते हैं यहां पे, देखिए इसे भारत, देखिए भारत ने अमेरिकी टैरिफ जो हाल ही के समय में 10% से 50% तक के उतार चढ़ाव के बीच रहे हैं, के दबाव से निपटने के लिए अपने व्यापारिक बाजारों को, और भारत ने क्या किया है, ट्रेड डेस्टिनेशन यानी कि इसको डाइवर्सिफाई किया है। जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दोनों को तेजी से विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 863.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। कितना है हमारा निर्यात, कितना है, 863.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो यह साबित करता है कि अमेरिकी बाधाओं के बावजूद भारत ने नए विकल्प तलाशे हैं। तो भारत कह रहा है कि भाई ठीक है, अगर अमेरिका हम पर इस तरह के प्रतिबंध लगाता है, ऐसे टैरिफ लगाता है, तो इसके लिए हम ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, हमने ईयू के साथ में भी आप जानते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, हम न्यूजीलैंड के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, हम मिडिल ईस्ट के साथ भी वो कार्य कर रहे हैं, हम अफ्रीका के अंदर, तो हमने अपना जो व्यापार है उसको डाइवर्सिफाई किया है। अगर अमेरिका नहीं तो फिर कोई और सही, उस टाइप से है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, भारत ने इन क्षेत्रों में 1800 से ज्यादा अधिक नए उत्पाद बाजार संयोजन, प्रोडक्ट मार्केट कॉम्बिनेशंस में प्रवेश किया। उदाहरण के लिए नाइजीरिया के फार्मास्यूटिकल बाजार में भारत की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच गई है। एशियाई बाजार चीन, वियतनाम, स्पेन और हांगकांग जैसे देशों में भारतीय निर्यात में भारी उछाल देखा गया। वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों को समुद्री उत्पाद यानी कि मेराइन एक्सपोर्ट्स का निर्यात 60% की वृद्धि हुई है। मध्य पूर्व के देशों में आप देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, जो हमारी बासमती चावल, चाय का जो निर्यात है उससे कई गुने जो अभी एक्सपोर्ट हमारे हुए हैं। देखिए मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत के द्वारा लगातार, जैसे भारत के साथ यूरोप के साथ में हमने करा 2026 में 2 बिलियन उपभोक्ताओं का एक हमें विशाल बाजार मिला है। भारत सीपेक के सीएपीए के साथ देखिए जून 2026 में भारत में हुए समझौते के जरिए गल्फ रीजन में भारत को मजबूत प्राथमिकता मिली है। भारत ईएफटीए समझौता अक्टूबर 2025 में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लेसेनस्टाइन और यूरोप के जो देश हैं उनके साथ में, भारत, यूके, न्यूजीलैंड के साथ में मैं जो अभी आपको बता रहा था। तो इनके वजह से ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, भारत ने अपना जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई किया है। ये हमने अमेरिका से बचने के लिए, या फिर अमेरिका के जो डायरेक्ट प्रभाव है, क्योंकि अमेरिका के अपने घरेलू बाजार में अगर कुछ भी होता है तो भारत जैसे जो सरप्लस कंट्री है उनके साथ ट्रेड में, या चाइना है तो उन पर दबाव बनाता है। तो भारत ने इसके लिए जो किया है वो मैंने आपको बताया। देखिए उत्पादन टोकरी का आधुनिकीकरण, सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, अब भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ड्राइवर बन चुका है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स, भारत ने दुनिया के कई देशों के रक्षा उपकरण बेचना शुरू किए हैं और सरकार इन्हें 2029 तक 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। विशिष्ट विनिर्माण उत्पाद, नए बाजारों में रेलवे, परिवहन उपकरण, विमान और अंतरिक्ष यान पुर्जे, सब कुछ भारत जो है वो बेच रहा है। सेवा क्षेत्र के अंदर भी आप देख सकते हैं लगभग हमारा जो निर्यात है 421.36 बिलियन है। टोटल कितना है, 863 या 861, कुछ भी जो भी आपने दिखाया मैंने पीछे, ये है। और देखिए भारत ने और क्या किया है इसके लिए, वो भी देख सकते हैं आप। आपकी बात जो मैंने आपको बताया कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनल होने में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर और जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। अमेरिका हम पर यहीं पर दबाव बनाएगा कि भाई आप हमारे साथ जो है 58 बिलियन डॉलर, और वो 58 और 50 के बीच में चलता रहता है, आप सरप्लस है, मेरे लिए ये मार्केट खोल दीजिए। यानी कि आप मेरे लिए डेयरी सेक्टर खोलिए, एग्रीकल्चर मार्केट खोलिए, आप जीएमओ क्रॉप्स के लिए भारत का बाजार खोलिए। भारत पर यह दबाव बना सकता है। अब देखिए जीएमओ का जो भारत का विवाद पहले से ही रहा है, जिसके अंदर अमेरिका दुनिया में जीएम सोयाबीन, जीएम मक्का, ये सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन के साथ भी उसका बड़ा व्यापार है, बांग्लादेश के साथ वो निर्यात करता है, लेकिन भारत ने कहा नो मींस नो। भारत का रुख सीधा रहा है कि भारत में इंसानों के खाने वाली जीएम फसलों के व्यावसायिक उत्पादन और आयात पर कड़ा प्रतिबंध है। भारत का मानना है कि सस्ते जीएम उत्पाद आने से देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे और बायोडायवर्सिटी को नुकसान होगा, इसलिए भारत अपने यहां
पर अमेरिका की जीएम क्रॉप्स को नहीं आने देता है। उसके बाद है डेयरी सेक्टर। देखिए भारत का पहले से ही रहा है कि हम अमेरिका का जो डेयरी सेक्टर है, आप जानते हैं कि भारत में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें पवित्र माना जाता है, उन्हें आप समझ रहे हैं ना कि मांसाहारी नहीं माना जाता। जबकि आप अमेरिका का देखेंगे तो वहां की जो काऊ होती हैं, जो गाय होती हैं, उनको प्रोटीन के रूप में मांस खिलाया जाता है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो मिल्क पाउडर है या चीज है, इन पर पूरी तरीका से हम यहां प्रतिबंध लगाते हैं अमेरिका के लिए। ठीक है, अमेरिका क्योंकि वो पूरी तरह देखिए सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दा, भारत में डेयरी सेक्टर करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों से जुड़े हैं। इसके अलावा अमेरिका में गायों को जो चारा दिया जाता है उसमें जानवरों के अवशेष, यही मैं आपको बता रहा था, एनिमल बाई प्रोडक्ट और ऐसा बोल सकते हैं मांसाहारी तत्व जो है वो शामिल होते हैं। भारत में जो दूध है वो हम अपनी जो कल्चरल एक्टिविटी होती है, चाहे पूजा करते हैं, हम भगवान पर भी दूध का जो है अभिषेक करते हैं, ये सारे कार्य हम करते हैं। अब इसलिए भारत जो है आप जानते हैं कि नॉन ब्लड फीड जो है शाकाहारी चारा वो नहीं खिलाते, और ये सर्टिफिकेट अमेरिका देता भी नहीं है। और अमेरिका ने कभी दावा भी नहीं किया कि हम शाकाहारी फूड अपनी गायों को खिलाते हैं, इसलिए भारत ने यहां पर इसे प्रतिबंध है। मौजूद स्थिति क्या है? डेयरी, पोल्ट्री, चावल, गेहूं जैसे संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरीका से अभी बाहर रखे गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका भारत पर इन सारे सेक्टर्स को खोलने का दबाव बनाएगा। समझौते में आप देखेंगे शुल्क में कटौती, अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले जो भी जवाबी टैरिफ्स हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, उनको घटा करके 18% पर सहमति जताई। फार्मर टेक को फायदा देने की बात कही, सीमित कृषि पहुंच की बात कही। किसान संगठनों की चिंताएं हैं, जैसे मैंने आपको जब भी बताया था, पहले जब मामला आया था मैंने तब भी बताया था कि भाई जिस तरीका की अफवाह आ रही हैं, भारत ने अपना डेयरी प्रोडक्ट नहीं खोला है, तो इसे आप उसी तरीका से देखेंगे। अब आप यहां देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कि किस तरीका से जो ओडसा पोर्ट है, उसे छोड़ दीजिए। तो आज के आप देखना, आपको आज के लिए हमने ये देखा कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, अगर उसमें मंदी आती है तो भारत पर उसके किस प्रकार के प्रभाव आते हैं, और भारत ने इन प्रभावों से बचने के लिए डाइवर्सिफिकेशन किस प्रकार से किया है। और आपको मैंने ये बताया कि अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है या अमेरिका के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें भारत में लाने से कौन कौन से प्रभाव हमारे किसानों पर आएंगे, हमारी जो देश की जो जनता है उस पर आने वाले हैं, उनकी हेल्थ पर आने वाले हैं, पर्यावरण पर क्या प्रभाव आने वाले हैं, हमने को देखा। और इन चुनौतियों से भारत कैसे आगे निकलेगा, हमने इनको भी देखा। फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो एक तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए, और दूसरा ये इस वीडियो का जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा है उसको आप टाइम स्टैम्प के साथ में कमेंट कीजिए। आपने वीडियो देखा है इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।